हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद सुलेमान। और इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज हैं। 20 एमसीक्यूज को आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। और आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि 20 एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। आप सबके पास ये फाइल मौजूद होगी, ठीक है। बच्चों को इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। फर्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास, इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। आपको वर्टेक्स फाइंड करना है और फोकस को फाइंड करना है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और वहीं से अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने किस तरह वर्टेक्स को फाइंड करना है, किस तरह फोकस को फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है एमसीक्यूज का, ठीक है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, ये आपको गिवन था सवाल में, ठीक है। ये आपको इक्वेशन गिवन थी पैराबोला की, और आपको इसका वर्टेक्स और फोकस फाइंड करना था। अब इस केस के अंदर आपको सेंटर गिवन नहीं है, एच और के गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपका ओरिजिन पे है। और जब भी आपका ओरिजिन के ऊपर होता है तो ओरिजिन के ऊपर हमेशा वर्टेक्स क्या होता है, 0 होता है। तो आपको एक आंसर तो पता चल जाएगा, वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 0,0 ऑन ओरिजिन, ठीक है। अब आपने निकालना है फोकस, निकालना है। फोकस निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक इक्वेशन होगी पैराबोला की। ये कब होती है, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और जब नेगेटिव डायरेक्शन होगी ना, तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर -4ax आ जाएगा, ठीक है। इस तरह होता है, सही है। अब आपने अपने केस के मुताबिक जो है इक्वेशंस को यूज करना होता है। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन की वजह से माइनस साइन है, तो उसका मतलब ये है कि आप ये वाली इक्वेशन जो है सॉल्व लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव 12x होता है तो आप ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपने इक्वेशन को यूज करना होता है। अगर यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन होती है, वर्टिकल में क्या होता है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाता, सही है। और नेगेटिव अगर वर्टिकल होता है तो हमारे पास -4ay हो जाता। तो बस इतना सा फर्क होता है, सही है। तो आपके पास जो केस होगा, जिस तरह की इक्वेशन आपको सवाल में गिवन होगी, तो आपने उसके मुताबिक ही जो है सवाल को सॉल्व करना होगा। तो अब हम देखें, हमने पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के हमें ये इक्वेशन अपने हमारे सवाल के मुताबिक ये इक्वेशन आ रही थी। तो अब देखें, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 4a जो है 12 के बराबर है, 4a किसके बराबर है, 12 के। तो आपने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली है, तो 4 जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब फोकस फाइंड करना है आपको, वर्टेक्स से पता चल गया था आपको, ओरिजिन के ऊपर 0 0 हो गया। अब फोकस फाइंड करना है। फोकस फाइंड करने का तरीका क्या होगा, -1,0। अब यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, देखिए फोकस जो है आपके पास a,0 भी होता है, पॉजिटिव a,0। वो किस केस में होगा, जब यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बराबर होगा। तो अभी तो ये -4ax के बराबर है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया, ठीक है। अगर आप इक्वेशन यूज कर रहे होते वर्टिकल वाली, तो वर्टिकल के अंदर a जो है वो यहाँ पर आता है आगे, सही, इस तरफ। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर a होता है। तो ये आपको मैं सारी जितनी भी लॉजिक करनी है सारी बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर a की वैल्यू जो है पुट कर दी -3,0। आपके पास ये दो आंसर आ गए, एक -3,0 और एक 0,0। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर जो है करेक्ट आंसर है। तो अगर आप देखें तो मैं शो करता हूँ यहाँ पे, हमारा ये यहाँ पर ये बी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है कि इसमें वर्टेक्स जो है 0,0 है और आपके पास फोकस क्या है, -3,0 है, सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। टेंजेंट ए प्लस कॉट ए किसके बराबर है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी जो है मैंने आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में शेयर किया है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, टेंजेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने इसके अंदर पहले इसको डिवाइड किया। अब इसके बाद हमने एलसीएम लेना है इसका। तो कॉस ए साइन ए आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, सही है। फिर एलसीएम लेते हुए, अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा, साइन ए जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर ए हो गया, बीच में प्लस का साइन। अब साइन ए से कैंसिल हो गया और कॉस ए जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। देखिए एलसीएम लिया गया है, हर किसी का एलसीएम लेने का तरीका अलग होता है। जिस तरह मैंने लिया है मैंने आपको बता दिया है।
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया और आपके पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। उसकी करवाने की वजह ये होती है कभी कभार सवाल के अंदर आपके पास आपकी जो ऑप्शंस होते हैं ना, आपको उसके मुताबिक आंसर लेके आना होता है। तो तभी मैंने, अगर आप देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। तो तभी मैथ के अंदर ये होता है अगर आपने कोई चीज मल्टीप्लाई कराई तो उसको डिवाइड भी कराओ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को और डिवाइड भी किया 2 को, इस तरह किया। सही है, अब ये फॉर्मूला आपके पास बन गया साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दी कि साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ये केस आपके पास आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन 2a लिख सकते हैं। साइन 2a मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए अब आपको पता है कि साइन जो होता है साइन थीटा वो 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है, 1 अपॉन कोसेक के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप कोसेक की बात करें तो वो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन साइन 2a दिया कोसेक 2a के बराबर। तो हमारे पास ये आंसर जो है आ जाएगा। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं और फिर बताते हैं कि आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके अंदर आप देखें, आपके पास 2 कॉस ए तो हमारे पास नहीं आया था, सेक भी नहीं आया था, हमारे पास कोसेक आया था। तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इनने यहाँ पर 2a नहीं लिखा, 2 कोसेक 2a के बराबर आपके पास जो है राइट ऑप्शन होगा। सही है, तो इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई हुई है इनकी। सही है, तो यहाँ पर के पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा और आपने यहाँ पर चेंजिंग कर लेनी है 2 की। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, इफ एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 इज डिवाइड बाय x प्लस 2 रिमाइंडर इज डैश। ये बहुत ही आसान सवाल है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। इसका सोल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको सॉल्व किया हमने। ये देखें, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने। आपको बोला कि x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो आपने x प्लस 2 को पहले 0 के बराबर लेना है और 2 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपने x की वैल्यू को जस्ट पुट करना है यहाँ पर इक्वेशन के अंदर। माइनस 2 और क्यूब क्या होता है -8। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पुट कर दिया -2, 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से -6 आ गया और ये -2 वैसे आ गया। सॉल्व किया -16 का जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप अपने ऑप्शंस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या आंसर आता है इसके अंदर। ये देखें -16, तो आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखिए जरा छोटी सी गलती करेंगे ना, प्लस साइन आ जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ऐतिहासिक सवाल सॉल्व करना है आपको। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है वो इक्वल है, तो बताएं कि एन की वैल्यू क्या होगी। सही है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन मैंने आगे बताया हुआ है स्लाइड के अंदर ही अपनी। यहाँ पे पहले जनरल फॉर्मूला समझ लें। a प्लस बी पावर n का जो फॉर्मूला होता है पी आर प्लस एन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी आर। ये फॉर्मूला है, आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपको याद भी होगा। सही है, अब ये फॉर्मूला जो है वो इस एक्सप्रेशन के लिए, हमने तो अपनी एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हमारी एक्सप्रेशन उसने हमें ये गिवन थी सवाल में, और हमें क्या कहा था कि n फाइंड करो, और ये कंडीशन भी गिवन थी कि 2 टर्म जो है 3 टर्म के बराबर भी है। तो ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पर। अब बात समझने की यहाँ पर ये है कि जो r यहाँ पर होता है ना, ये हमेशा एक टर्म पुट करते हैं। जैसे आपके पास सेकंड टर्म गिवन थी ना, तो आपने यहाँ पर r जो है 1 पुट किया। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास थर्ड टर्म गिवन थी, आपने r की वैल्यू 2 पुट की। कहने का मतलब ये है कि r की वैल्यू हमेशा एक टर्म पुट होती है। ठीक है, और ये +1 जो है इसको प्लस करके t2 बना देगा, और ये +1 हो गया यहाँ पर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। ठीक है, ये वाला अब वो किस तरह अप्लाई करेंगे, देखिए n तो आपके पास इस सवाल के अंदर भी n ही है ऊपर पावर में, तो आपके पास n आ गया। अब नीचे आपके पास r है, तो आप अपने सवाल में देखिए आपके पास इसमें r क्या था 1 था ना। मैंने यहाँ पर बताया कि ये पहली वैल्यू किसकी होती है, r की होती है, और ये वाली r की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम पहले इसके लिए लिख रहे हैं, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास ये है 1, हमने 1 लिख दिया। मैं आपको बताया था, ये देखिए ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, ये b है। ठीक है, आप देखिए अपनी एक्सटेंशन को इससे ना इससे मैच करें। ठीक है, ए क्या है बी क्या है, आपने यही से इक्वेशन जो है बनानी है। सही है, आपने बी की जगह 1/4 पुट कर दिया, ऊपर आर है तो आर इसके अंदर क्या था 1 था, हमने 1 डाल दिया। अब इसी तरह आपने T2 इस +1 के लिए लिखनी है। सही है, इसके अंदर आपके पास आर की वैल्यू 2 थी तो 2 आ जाएगी। सही है, ए और बी तो सेम रहेगा। इस तरह आपने यहाँ तक जो है सॉल्व कर लिया इसको। अब आगे आपने n कॉम्बिनेशन 1 को सॉल्व करना है।
उसके लिए क्या होता है, आपने पहले n फैक्टोरियल लिखना है, सही है, और जी जो नीचे आ गया 1 है इसको आपने 1 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, इस तरह हो गया। आगे आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, 1/4 ऐसे ही आ गया। इसी तरह आपने n कॉम्बिनेशन 2 को जो है आपने सॉल्व करना होगा, n कॉम्बिनेशन 2 को सॉल्व करना है, और 2 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास n माइनस 2 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ से आ गया, और ये आपके पास 1/4 का होल स्क्वायर जो है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो पावर थी ना, वन के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो आपको पता है वो चीज 1 के बराबर ही रहती है। अगर आप 1 के ऊपर लिखते 1 का क्यूब, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 पावर n माइनस 1 था, तभी यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं हुआ, वो खत्म हो गया, खुद ब खुद ही खत्म हो गया, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी भी पावर आ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास, आपने इसको सॉल्व किया, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर आपसे बात करूं, आपने 3 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, 3 का, तो आप क्या करेंगे, 3 फिर एक से माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, फिर एक माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरह जो है सवाल को सॉल्व करना होता है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर हमने यहाँ पर n माइनस 1 क्यों लिया था, देखिए n माइनस 1 ना इस वजह से लिया था कि यहाँ पर n माइनस 1 था, तो हमने n माइनस 1 लिया, और यहाँ पर देखिए n माइनस 2 इस वजह से हमने n माइनस 2 फैक्टोरियल लिया था, ठीक है, इस तरह होता है। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आगे अब यहाँ पर हमने इस केस को सारा नीचे उतार दिया, और 1/4 यहाँ पर इससे कैंसिल होगी, यहाँ पर देखिए 1/4 का स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज जो है बच के आ जाएगी, ठीक है। नाउ हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, रिमेनिंग सोल्यूशन जो है हमारा नीचे की तरफ है, सही है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, 8 आपके पास दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल जो है लेफ्ट साइड पे चला गया। अब n माइनस 1 फैक्टोरियल राइट साइड पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने n माइनस 1 फैक्टोरियल को जो है तोड़ा, जिससे मैंने आपको बताया था ना कि 4 फैक्टोरियल किस तरह फाइंड करेंगे, कि एक एक माइनस करेंगे। जिस तरह आपने n माइनस 1 था तो आपने इसके अंदर एक और माइनस किया -1 का, तो क्या बन जाएगा, n माइनस 2 बन जाएगा ना। तो इस तरह आपने n माइनस 2 कर दिया। करने की वजह क्या थी n माइनस 2 की, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 इजिकल टू n माइनस 1 बच जाएगा, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरह जो है आपने सवाल को सॉल्व करना होगा। आंसर देख लेते हैं अपना, क्या आंसर क्या आ रहा था। तो आपके पास आंसर आ रहा है 9 आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू से फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 5,1, तो सर्कल की इक्वेशन दी हुई आपको, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है, सही है। सवाल के सोल्यूशन में जाते हैं, बहुत आसान सवाल है, बस जस्ट वैल्यूज पुट करनी होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपको। ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, और ये आपको फाइंड गिवन था। इसके अंदर पहली वैल्यू किसकी, एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी है, वाई की, जो मैंने बता दिया आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है, और इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। बस आपने स्क्वायर रूट लगा के इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की जगह 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 के, एक्स की जगह 5 लिख दिया, -4, वाई की जगह 1 लिख दिया, और -3। इसको सॉल्व करना है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का ऐसे आ गया, 6 5 30, -4 -3, ठीक है। इसको आपने प्लस किया, 56 आ गया, -7 आ गया, सॉल्व किया, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। आपके पास ये लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है निकल के आ गई। बहुत ही इजी एमसीक्यू से, अगर आप सॉल्व करना चाहते तो ये आपके पास आई थिंक 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा वो 7 है, तो 7 किधर है, सी ऑप्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है, आपको इक्वेशन गिवन है, इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। ये इक्वेशन देखें, y स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अब आपने, जाहिर है आपके पास जब भी पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है तो वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह होती है, दूसरी साइड के ऊपर, तो आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया लेफ्ट राइट साइड पे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ गया, मैंने आपको कहा था कि जब माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन की इक्वेशन यूज करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और एक इस चीज को शो करना कि आपके पास जो इक्वेशन कर्व बनना है पैराबोला का, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनना है, सही है। आपने कंपेयर किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 4 एक इसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर आपने बता दिया, ए क्या निकल गया है, 3 निकल गया है।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है पैराबोला के अंदर। तो आपने a पुट करना है तो आपके पास 12 जो है आंसर आ जाएगा, सही है। अभी तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 12x, अगर यहाँ पर आपको माइनस ले जाता तो फिर क्या होता है, आपका वहां जाके होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो आपने उस केस के अंदर पॉजिटिव 4ax यूज करते, फिर आपने a की वैल्यू निकाल के सेम यही 4a के अंदर पुट करनी होगी। देखिए जब भी आपके पास पैराबोला का सवाल है, आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम फाइंड करना हो ना, तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, 4a और a की वैल्यू जो है निकालनी होगी। लेट सपोज आपके पास आता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना था इस केस के अंदर, एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहते और वहां पर उसको राइट साइड में लेते, 12y के बराबर हो जाता। अब आपने कंपेयर करना था इसको, आपके पास यह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर होती है, सही है, 4ay। 4a जो है 12 के बराबर आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। और 3 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर एक, तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है जो आपके पास बनना है, ये वर्टिकल पैराबोला करना है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक्स स्क्वायर इस तरफ है, ये आपको तभी इक्वेशन से याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको ये सवाल सॉल्व होंगे आपसे। 8 चैप्टर जो है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो आप इसको सही अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आया है, मैं यहाँ पे लगा दूं, आंसर हमारे पास क्या आया था, 12 आया था, सही है, 12 आया था। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन, ये सॉरी ए है, आपको देख लेना ए ऑप्शन है, ठीक है, सी नहीं कर देना। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड अरेंज। देखिए यहाँ पे आपको अरेंज का वर्ड दिया गया है और बोल रहा है कि कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट इसकी बन सकती है, तो वो हमें बता दे। यहाँ पर ये वर्ड हमेशा चेंज कर सकता है, रीअरेंज लिख के दे सकता है, मैथमेटिक्स को लिख के दे सकता है, कोई भी वर्ड दुनिया जहान का आपको यहाँ पर वो दे सकता है और बोलेगा कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट जो है बन सकती है, आप बता दें, ठीक है। सोल्यूशन डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह सवाल जो है सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने अरेंज लिखा पहले, अब इसके अंदर पहले काउंट करें टोटल लेटर कितने, 7 है, 3 5 7 है। अब आपने देखे कि रिपीट कौन कौन से है, अगर आप देखें ए जो है 2 दफा रिपीट हुआ, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मैंने बता दिया कि 2as है। आर देखे 2 दफा हुआ है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर आर जो है 2 है। अगर कोई ऐसा होता कि जो 3 दफा हो रहा था, तो मैं यहाँ बता देता कि 3 दफा वो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने सवाल को सॉल्व करना होता है, जो एक दफा होता है वो रिपीट तो होता नहीं है, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। अब ये यहाँ पर देखें किस तरह लिखा गया है, ऊपर हमने लिखना है जो टोटल नंबर ऑफ लेटर है, क्योंकि 7 हमने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। अब नीचे रिपीट वाले लिखने, रिपीट वाले आर के कितने हैं, 2 फैक्टोरियल, इसका भी क्या है 2 फैक्टोरियल। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर 3 एस होते हैं रिपीट वाले, तो हम लोग यहाँ पर 3 फैक्टोरियल भी साथ में लिखते, तो इस तरह सवाल जो है हमने सॉल्व करना होगा। अब आपने 7 फैक्टोरियल को जो है सॉल्व किया, मैंने क्या कहा था कि एक एक वैल्यू जो है कम होती जाती है। 7 में से -1 किया 6 आ गया, 6 में से -1 किया 5 आ गया, 5 में से -1 किया 4 आ गया, और आप 1 तक जो है इसको फैक्टोरियल को आपने रिजॉल्व कर दिया। इसी तरह आपने 2 के लिए करना होता है, अब 2 को आप -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जाहिर आपको पता है कि 2 1 2 होता है, तो हमने 2 लिख दिया, इसका भी इस तरह हमने 2 1 2 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। बाकी आप 5 वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही आ गया, और मैंने 3 2 को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, तो 6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। अब मैंने यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दिया, ठीक है, 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया 210 आ गया, और 210 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा के दिखाया, तो 1260 आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह जो है अपने सवाल सॉल्व करने में, पहले बता रहा हूँ यहाँ पर आपके पास वर्ड चेंज हो सकता है, कोई भी वर्ड आपके पास आ सकता है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा सबके लिए, कोई डिफरेंट नहीं होगा। आपने ऊपर जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर लिखने होंगे और नीचे जो है रिपीट वाले लिखने होंगे, ठीक है। और इसी तरह आपने इसका फैक्टोरियल को ओपन करना होगा और सॉल्व करना होगा। इसका आंसर जो है हमारे पास जो आ रहा है 1260 आ रहा है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स, आपको फोर्स गिवन है और आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, जिससे आप डेल्टा आर निकाल सकते हैं। आपको वर्क डन फाइंड करना है, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका देख लेते हैं ना, आप देखें फोर्स गिवन है, ठीक है, और आपको 2 पॉइंट गिवन थे ए और बी। अब आपने इसको आई जे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, एक्स के साथ हमेशा आई आता है, वाई के साथ हमेशा जे आता है, तो 1i + 1j आ गया, इसके अंदर हमारे पास 4i + 5j आ गया। हमने R2 में से
R1 को माइनस किया क्योंकि उसने बताया कि A जो है मूव कर रहा है B की तरफ, तो B से जाहिर है आप A को माइनस करेंगे तो R2 माइनस R1 आएगा। R2 क्या है 4i प्लस 5j माइनस R1 क्या है i प्लस j, तो आपने इस तरह लिख दिया। अब i वाले एक तरफ कर दिया मैंने और j वाले एक तरफ कर दिया, तो आपके पास आंसर आया 3i प्लस 4j। आपने फॉर्मूला लगाया, फोर्स फैक्टर पुट किया, डेल्टा आर पुट किया। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6, सही है, 2 3 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर हमने 2 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसकी वजह क्या है, देखिए यहाँ पर आई और जे है, आई डॉट जे जो होता है ना वो 0 के बराबर होता है, तो इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। और जब सेम सेम नंबर होते हैं ना डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई, वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब 2i 3i से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 आ जाएगा, लेकिन जब 2i 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा, तभी हमने शो नहीं किया। 5 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर है वो अब डिफरेंट हो गए, j और i हो गया तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20, क्योंकि j जो दोनों सेम है और j डॉट j किसके बराबर होते हैं 1 के बराबर होते हैं। तो आपके पास 20 प्लस 6 आ गया, आपने ऐड किया तो आपके पास 26 जो है आंसर आ जाएगा। तो आप अपने ऑप्शंस देखें, 26 जो है आपका राइट आंसर है, ये 26 ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरह जो आपने सवाल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3 और इस कॉमा √2, ठीक है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पहले तो आप समझ लें कि होता क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपके पास 3 गिवन है तो आपको बोलेगा इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसको 1/, जो यहाँ पर नंबर होगा उसको डिवाइड में लिख देना 1/3। और आपको बोलते हैं कि √1 है 2 है, सॉरी 2 ले ले, तो आपने क्या करना था 1/√2 कर देना था, बस सिंपल इस तरह, ठीक है। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब दो को आप जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 1 आता है। तो 1 किस तरह आएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरह यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अब अपने सवाल को जो सॉल्व करें, फिर आपको बता दें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह निकालते हैं, सही है। अब यहाँ पे आपके पास √3 है, √3 के अंदर आप क्या करेंगे, जाहिर है इसको 1 बनाना है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड में वो नंबर लिख देना है, ठीक है। तो इससे ये आपके पास सॉल्व हो गया। √2 के लिए भी इससे सॉल्व किया तो 1/√2 आ गया, तो आपके पास ये आंसर जो है निकल के आ गया। अपने ऑप्शन चेक कर लें तो ये पता चल जाएगा कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपके पास ये देखें, ये डी तो बिल्कुल ही अलग है सबसे, ये इसके अंदर आपके पास √ में गिवन है दोनों के अंदर, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। अब इसके अंदर जो है माइनस माइनस है और ये तो बिल्कुल अलग। ए ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में ना उसने आपको 1/√2 ठीक दिया, यहाँ पर उसने मिस्टेक कर दी कि 1/√3 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना कि 1/√3 होगा, ठीक है। मेरी राइटिंग मेरी ठीक नहीं हो रही, इससे आपको बता दिया, आप लोग कर लेना, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, इसके अंदर आपके पास सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, आपको बोला है कि देन बी डैश ए और डैश सी फाइंड करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं किस तरह, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन मैंने इसका बताया आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ए डैश बी जब आता है ना आपके पास, इसका होता ये है कि set of those element which belongs to A but does not belong to B, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो A से बिलोंग कर रहे हो लेकिन B से बिलोंग ना कर रहे हो, देखिए जो नीचे लिखा होता है ना इसका इससे बिलोंग ना कर रहे हो, ठीक है। तो अब हमारे वाले केस के अंदर हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे में A जो है नीचे लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ क्या होगा बिलोंग्स टू B बट डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। अगर मैं आपसे वेक्टर लूं, कोई भी सेट लेता हूं, सॉरी, अगर 1 2 3 ये मैंने सेट लिया ए का, अब मैं बी का सेट लेता हूं, ठीक है, और इसमें 2 आता है, 2 ले लिया मैंने। अब मैं आपको बोलता हूं कि ए या आप फाइंड करके दिखाएं मुझे। अब इस केस में क्या है कि ए से बिलोंग कर रहे होंगे, बी से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर कौन सा ऐसा नंबर है ए सेट के अंदर जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा। आप देखिए 1 जो है बी से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि बी सेट के अंदर 1 तो नहीं है, नहीं कर 1 नहीं कर रहा, ठीक है।
और 3 भी जो है नहीं कर रहा, ठीक है, 2 नंबर जो है बिलोंग नहीं कर रहे, 2 जो है बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1,3 आएगा, ठीक है। इस तरह आपने सवाल को सॉल्व करना होगा। अब हम अपने सवाल की तरफ मूव करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सवाल का आंसर क्या है। अब आपके पास 3 सेट गिवन थे, आपने सबसे पहले बी डैश ए निकालना है। अब वो किस तरह निकालना है, आप देखें बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा। अब आपको देखना है कि ऐसा, अब आपने बी वेक्टर को देखना है और ये बताना है कि ए के अंदर कौन कौन सा नहीं आ रहा, जो ए से बिलोंग ना करता हो। देखिए बी जो है आ रहा है इसके अंदर, ए के अंदर, तो बी तो कैंसिल हो गया, सी भी आ रहा है, ई भी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन जी और एच नहीं आ रहे। तो इसका मतलब जी और एच कौन से हैं, जो ए से बिलोंग नहीं करते, ए से बिलोंग नहीं करते। तो आपके पास आंसर भी आ गया, जी कॉमा एच आ गया, ठीक है। यहाँ तक अब आपने सॉल्व कर लिया। अब आपने इसको सी से भी सॉल्व करना है। अब सी से सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपने सी वेक्टर को देखना है और सी सेट को देखना है, और आपने ये वाले जो आपके पास आंसर आया इसको देखना है। अब डिवाइड में क्या है, इनके सी है, तो उसका क्या मतलब है, जो सी से बिलोंग नहीं करते होंगे हमने वो आंसर लिखना है। अब जी जो है सी से बिलोंग कर रहा है, एच भी सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है आंसर जो बिलोंग ना करता हो, तो हमारे पास खाली सेट जो है इसका आंसर आ चुका होगा। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी कोशिश की कि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास, आपके पास जिसका आंसर है वो नल आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू से -4 and 8 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज। आपको 4 इक्वेशन गिवन है, जहां से अगर -4 और 8 रूट आ जाएगा ना, वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन शेयर किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ ए जब लिया ना, एक ही क्वेश्चन ली और उसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। मैंने इसको फैक्टराइज किया, मेरे पास एक्स की वैल्यू 8 और 4 आ गई, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 8 और 4 -4 आ गई, सही है। तो आपके साथ सवाल में ये बनता है कि आपके पास 8x एक वैल्यू होगी और एक वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। तो मतलब मेरा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अगर मेरे पास ए से आंसर सही नहीं आता तो फिर मैं बी सॉल्व करता, बी से नहीं आता फिर मैं सी सॉल्व करता, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने सवाल एमसीक्यू में सॉल्व करना होता है। पहले ए इक्वेशन को चेक करेंगे, फिर दूसरी को चेक करेंगे, फिर तीसरी को चेक करेंगे, कहीं ना कहीं से जो आपको आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने ए इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर -4x-32, तो आपके पास 8 और -4 की वैल्यू आ चुकी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -4 और 8 किससे आया था, एक्स स्क्वायर -4x-32 से, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जो है 122 एमसीक्यूज, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज। अभी कौन सी सीक्वेंस है, आपको इसमें यहाँ पर ये आपने इस चीज को देखना है, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सवाल उतारा, तो आपको सीक्वेंस गिवन थी सवाल में, ठीक है। मैंने फर्स्ट टर्म को ए कह दिया, ठीक है। लास्ट टर्म आपके पास 32 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से। तो मैंने यहाँ पर रेशियो निकाला T2/T1, 4 इनवर्स लिख दिया यहाँ पर T2 और 8 इनवर्स जो है T1 लिख दिया। आपको पता है ये इनवर्स में तो ये ऊपर नीचे चले जाएंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, सही है। तो डिवाइड किया तो 4 बंदा 4 to the 8, 2 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, R आ गया, कॉमन रेशियो, सही है। अब ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = AR⁻n-1। लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 32 गिवन है, 32 पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या थी, 8 इनवर्स थी, 8 इनवर्स पुट कर दिया। आर क्या आया था, 2 आया था, तो n-1 आ गई इसकी पावर। हमने n फाइंड करना था ना, तो 8 इनवर्स को हमने डिवाइड में लिख सकते हैं इस तरह, 1/8 लिख दिया, बाकी वैसे ही रहा। 8 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, 32 × 8 हो गया, और इक्वल टू 2n-1 आ गया, ठीक है। बाकी सवाल को नीचे ले जाते हैं, ये देखें। अब यहाँ पर 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 256 आ गया, और ये आपके पास यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आपने बेस सेम करनी है, तो बेस सेम करने के लिए आपने 2 होनी चाहिए, जाहिर साइड पे भी 2 होनी चाहिए, और 2 की अगर आप पावर 8 करेंगे तो 256 आंसर आएगा। तो इस तरह आपकी अब बेस सेम हो चुकी है, तो अब बेस जो है कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 8 = n-1, और वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। तो इस तरह जो है आपने इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कौन सा है, 9 जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू से, इफ ओमेगा w इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको ये गिवन है, तो आपको सॉल्व करें तो बताएं क्या आंसर आता है, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको।
ये देखें, ये सवाल था आपके पास। प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है 0 के, ठीक है। और आप इसको निकालना चाह रहे हैं तो आपने 1 को वहां पर शिफ्ट कर दिया तो -1 के बराबर आ गया, तो मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, -1 के। अब आप अपने सवाल को देखें, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा पॉजिटिव का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज -1 के बराबर आ रही है, मैंने -1 यहाँ पुट कर दिया, तो माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। तो इस तरह आपने इस सवाल को सॉल्व करना होगा, आपके पास 16 जो है राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इन एन जीपी A7 गिवन आप फर्स्ट टर्म गिवन आपको, SN जो है 889 आपको गिवन है, सम ऑफ सीरीज गिवन है, और 448 जो है आपके पास लास्ट टर्म है, यहाँ पे बताया नहीं गया इसने, ये लास्ट टर्म आपके पास, आपको N और R को जो है फाइंड करना है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका भी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म मैंने बता दी, SN बता दिया, लास्ट टर्म बता दी, N और R को फाइंड करना है, या आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, ठीक है। अब आपने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, AR पावर n-1 = 448, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, सही है। अब यहाँ से आपने क्या किया, A को वहां पर शिफ्ट करा दिया, राइट साइड पे A की वैल्यू गिवन थी 7 पुट कर दिया मैंने, इसको मैंने डिवाइड किया 448 को 7 से 64, आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर R की जो पावर थी उसको अलग अलग लिख दिया, R पावर n, R पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पर -1 है, इसको मैंने डिवाइड करवा दिया, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे इनवर्स में लिखा हुआ है, तो उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 64 R आ गया, RN के बराबर आ गया। तो यहाँ से तो अभी आपके पास सिर्फ RN आया है, आपने तो N और R की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो उसको हम नीचे मूव कर दें, उसका आंसर हमारे पास नीचे मौजूद है, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मैंने SN का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, आपके पास SN गिवन था 889, A की वैल्यू गिवन थी। अब RN जो है हमने ऊपर फाइंड कर लिया है, 64 R के बराबर आया था, ठीक है। -1 R हमें नहीं पता, R -1, ठीक है। यहाँ पर मैं डिवाइड करा दिया 7 को, तो 127 हो जाएगा, और ये वैसी के वैसी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब R-1 को लेफ्ट साइड पे ले गए और ये वैसी लिख दिया हमने, तो 127 को R से मल्टीप्लाई किया, 127R - 127 = 64 R - 1। तो यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या है। ये देखें, अब आपने R वाली ये 64 R को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा दिया और -127 को राइट साइड में शिफ्ट करा दिया, 63 R आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से 126 आएगा, तो 63 को डिवाइड करवाएंगे जाके, तो R की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 आएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास R की वैल्यू जो है 2 निकल के आ गई। अब आपने जो है N की वैल्यू निकालनी है, आपके पास R की वैल्यू तो आ चुकी है 2, ठीक है। अब N की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपने पुट कर देना है, यहाँ पर R की वैल्यू 2 को पुट कर देना है, ठीक है। आपने 2 पावर n = 64 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब आपको मैंने कहा था कि बेस सेम करनी होती है आपके पास ना, तो आपने बेस सेम करने के लिए क्या किया, ये आपके पास n है, सही है, तो 2 पावर आप फॉर्मूला लगाएंगे, सही है, 2 को आप कितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 128 आ जाए, सही है। तो आप 7 तक करते हैं तो आपके पास जो है 128 आ जाता है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। तो इस तरह आपके पास R और n की वैल्यू जो है आ चुकी है, R आपके पास 2 आया है, n आपके पास जो है 7 आया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऑप्शन थे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास था 7 जो है हमारे पास क्या आया था, n आया था, और 2 जो है हमारे पास R आया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू से सेट ऑफ डेटा कंटेन, ये आपको डेटा सारा दिया हुआ है, ठीक है। मोड फाइंड करना है, मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा आते हैं डेटा के अंदर उसको हम मोड कहते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर उतार के दिखाए सारे, ठीक है, ये देखें, आपको आप देखें यहाँ पे, ये आपके सारे नंबर मैंने उतार दिए जो आपको सवाल में गिवन थे। अब मैंने यहाँ पर ये बताया कि 7 नंबर जो है 4 दफा आया है, 6 नंबर जो है 3 दफा आया है, 14 जो है 5 दफा आया है, और 15 जो है 4 दफा आया है। सबसे ज्यादा कौन सा आया, 14 वाला आया है 5 दफा, तो 14 आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। मोड में बस ये भी बताते हैं कि डेटा आपके पास
डेटा में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है जो रिपीट ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। अगर ऐसा नंबर आपके पास आ जाएगा जो 2 दफा मतलब रिपीट हुआ हुआ हो, ठीक है, मतलब आपके पास 15 भी चार चार आ रहे हैं, 14 भी चार आ रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो है 15, 14 आंसर होता है, सही है। तो आपके पास अभी जो आंसर क्या आया, 15 आया। आगे है z इजिकल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आपको z मॉडल्स फाइंड करना है, ठीक है। इसको किस तरह फाइंड करते हैं, इसका हमने सोल्यूशन देखते हैं। ये देखें, z इजिकल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू आपने कॉस थीटा पुट कर दी, वाई की वैल्यू आपने साइन थीटा पुट कर दी, दोनों का स्क्वायर लिया, सही है। तो दोनों का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की जो कि 1 के बराबर आ जाएगी। तो आपने 1 पुट किया स्क्वायर रूट के अंदर, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपके पास 1 आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स के अंदर 50 स्टूडेंट जो है मैथ भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 90 स्टूडेंट जो है वो या तो मैथ पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। और 25 जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहे। और कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि मैथ तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को घुमा के रख देता है, ठीक है। इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखें, 90 स्टूडेंट क्या है जो कि मैथ भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90 है, ठीक है। जिनमें से 50 ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। तो 50 हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब ये दोनों जो है 50 क्या है, इंटरसेक्शन है, इसके अंदर मैथ के बच्चे भी इंक्लूड है और इंग्लिश के भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर 25 जो लिखा हुआ है, ये 25 जो है सिर्फ इंग्लिश वालों का है, इसके अंदर मैथ के बच्चे इंक्लूड नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास सिर्फ इंग्लिश के लिए आ जाएगा। और आपको सिर्फ बताना है अब मैथ के कितने बच्चे होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, तो वो हमको फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये आप सोल्यूशन देखें कि टोटल आपके पास कितने थे, 90 स्टूडेंट थे, इंटरसेक्शन 50 स्टूडेंट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि मैथ भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इंग्लिश का 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो मैथ नहीं पढ़ेंगे, तो वो 25 स्टूडेंट है। अब आपको बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो सिर्फ मैथ पढ़ेंगे ना, तो आपने क्या करना है, टोटल लेना है 90, इसमें से इंटरसेक्शन वालों को माइनस करा दिया, ठीक है। और क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर तो बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, तो हमें तो इंग्लिश नहीं चाहिए, तभी हमने इसको माइनस करवाया। अब -25 क्या है, 25 तो इंग्लिश के बच्चे हैं, तो हमें दोबारा से इंग्लिश नहीं चाहिए था, हमने इसको माइनस करवा दिया। तो माइनस करवाने के बाद 15 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह जो है आपने सवाल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका आप करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 50 आंसर जो आपके पास राइट आंसर है, और ऑप्शन में आपका बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन HP 12 टर्म आपको गिवन है 1/5 एंड 19 टर्म गिवन आपको 3/22, आपको 15 टर्म जो है फाइंड करनी होगी। ये जब भी आपके पास HP का सवाल आए ना, सबसे पहले आप HP को AP में कन्वर्ट किया करें। देखें, मैंने सवाल को सबसे पहले HP में था, उसको उतारा, P15 फाइंड करना है, मैंने इसको AP में कन्वर्ट कर लिया। AP में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, रेसिप्रोकल कर देना। 1/5 है तो 5 हो जाएगा, 3/22 है तो 22/3 हो जाएगा, सही है। अब T12 का फॉर्मूला लगाया, A प्लस 11D, D के साथ हमेशा एक कम वैल्यू आती है, अगर T12 है तो 11 आएगा। इसी तरह मैंने 19 में लगाया A प्लस 18D, तो ये 19 तक तो एक कम आएगा। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, तो आपके पास ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आएगा, -7D इजिकल टू 5 -22/3 आ गया। आपने एलसीएम लिया, -7/3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू निकालने के बाद आपने ए की वैल्यू निकालनी होगी। ए की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है कि आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन के अंदर। हमने ऊपर 2 इक्वेशन लगाए थे ना, एक बनाई थी A प्लस 11D इजिकल टू 5, एक बनाई थी हमने A प्लस 18D इजिकल टू 22/3। तो हमने इस वाली में पुट कर दिया डी की वैल्यू, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। सवाल में गिवन था कि 15 टर्म फाइंड करनी है। 15 टर्म के अंदर क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर 15 टर्म का बोलेगा तो आपने A प्लस 14D कर देना है। अगर आपको 16 बोलेगा तो एक टर्म में लिखना होगा आपको, यहाँ 15 लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है। आपने ए की वैल्यू पुट कर दी 4/3, डी की वैल्यू आप पुट करेंगे, आप 1/3 पुट करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप इसको, आगे 18/3 आएगा। 18/3 जो आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास HP में आएगा, ठीक है। आपने इसको AP में कन्वर्ट करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आपके पास 3/18 जो है आंसर आएगा।
लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज के अंदर मिस्टेक हुई है, ठीक है। T15 के ऊपर जो आंसर आ रहे हैं वो आपके ऑप्शन के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको टर्म जो है सही नहीं बताई। तो फिर मैंने खुद ट्राई किया कि T5 से क्या आता है, T5 से भी आपके पास आंसर जो है डिफरेंट आ रहा था। तो फिर मैंने T4 से सॉल्व किया, तो T4 से जो है सवाल का आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन आया, जो कि आपके सवाल में गिवन था। तो पेपर बनाने वाले ने मिस्टेक किया है यहाँ पर, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3/7 आएगा। इस सोल्यूशन को आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास बताया था कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3/7 सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 9x² - 16y² = 144 इक्वेशन ऑफ आइजमटोट आर। आपको इक्वेशन ऑफ आइजमटोट लगानी है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो आपने इसको 1 करना होगा, राइट साइड को आपने 144 से डिवाइड करवा दिया, सही है। अब डिवाइड करवाने से ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में 144 आ गया। तो 9 को हमने सॉल्व किया 144 से, 1/16 आ गया, और यहाँ 16 को हमने सॉल्व किया 1/9 आ गया, ठीक है। ये आपके पास जो है हाइपरबोला की इक्वेशन आ गया। हाइपरबोला के अंदर हमारे पास माइनस का साइन होता है दरमियान में। ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब आपने कंपेयर करना है इसको कि a जो है 16 के बराबर है और b² जो है 9 के बराबर है। तो आपके पास a² 16 के बराबर आ गया, b² जो है 9 के बराबर आ गया। आपने इसका स्क्वायर को सॉल्व किया तो आपके पास a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखिए, जब आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, इसका मतलब है कि आपका हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल बन रहा है। जब आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला बनना है, सही है। इस तरह होती है, आपकी दो कंडीशन होती है पहचानने की। अब सवाल में आगे देखें कि ये आपके पास आइजमटोट की इक्वेशन है। ये दोनों है आइजमटोट की इक्वेशन है, और हॉरिजॉन्टल भी अलग होती है, वर्टिकल के लिए जो है अलग होती है। फर्क कितना है कि इसमें b/a होता है, इसमें a/b होता है। अब अपने सवाल में देखेंगे ये कौन सा है। मैंने आपको बताया कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो शो करेगा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया है। तो आपके पास भी हॉरिजॉन्टल केस है, तो हॉरिजॉन्टल केस के लिए हमने ये वाली यूज की b/ax। तो b हमारे पास क्या था, 3 था, मैंने 3 पुट कर दिया। a क्या था, 4 था, 4 पुट कर दिया। तो आपके पास आंसर क्या है, 3/4x आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। इसको आपने जो है ऑप्शंस को चेक करना है, अपने ऑप्शंस देखेंगे तो ±3/4x जो है आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखिए, अगर आपने, वही मैंने आपको बताया है कि अगर आपने a/b कर दिया तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि आपके पास गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपने पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल है और आपके पास वर्टिकल है, तो उसके बाद जो है आपने सॉल्व करना होगा, इक्वेशन ऑफ आइजमटोट लगानी होगी। लास्ट एमसीक्यू से हमारे पास है टेंजेंट 3π/2 - अल्फा जो है किसके बराबर होता है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाया टेंजेंट थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। तो आप देखें, इस पूरे को जो है ना थीटा हमने मान लिया, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर दोबारा से साइन का फॉर्मूला आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज जो है आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। मैंने आपको दोबारा से लिख दिया यहाँ पर। तो आप देखें, आपके पास पहली टर्म क्या है, अल्फा है, और सेकंड टर्म क्या है, बीटा है। अब आपने ये फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या है, साइन अल्फा लिखना है, तो मैंने साइन 3π/2 लिख दिया। दूसरा क्या है, कॉस बीटा लिखना है, तो बीटा यहाँ के पास ये था, कॉस अल्फा लिख दिया मैंने, माइनस इसी तरह आपने कॉस अल्फा लिखना है, कॉस 3π/2, और अल्फा जो है आपके पास क्या है, साइन बीटा, तो आपने साइन अल्फा लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जो है ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और आपने वैल्यूज निकालनी है कि साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, जो कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पेपर के अंदर। तो उसका तरीका जो है मैंने आपको नीचे बताया कि किस तरह आपने वैल्यूज को है याद करना है। देखिए, आपके पास इनिशियल टेबल है, इस इनिशियल टेबल को जो है आप लोग याद कर लें, आपको सारी वैल्यूज जो है याद हो जाएंगी। इसमें क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अंदर साइन जब आपके पास 0 होगा तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी 0 एंगल के ऊपर। और इसी तरह 30 डिग्री के ऊपर आपके पास साइन की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और कॉस की क्या है, √3/2 है। 45 के ऊपर भी आपको गिवन है, और 60 के ऊपर भी गिवन है, और 90 के ऊपर भी जो है आपको गिवन है। अब यहाँ पर देखेंगे, पाई के अंदर कन्वर्ट किया, मतलब रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, आपको बताया था। जैसे अगर ले 90 डिग्री, 90 डिग्री आपने लिया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, ठीक है।
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो 90 बनता 90 और 2, तो पाई बाय 2 आ गया। इसी तरह अगर आपने 45 को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, आप उसको पाई मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 से करेंगे तो आपके पास पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इस तरह आपने जो है रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन अगर बात यहाँ पर अब ये आती है कि जो आपके पास एंगल गिवन है सवाल में वो 3 पाई बाय 2 है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, 3 पाई बाय 2 गिवन आपको। अब आप बोलेंगे मैंने देखना है कि ये डिग्री के अंदर कितना गिवन है। डिग्री के अंदर कैसे निकालेंगे आप इसको? आप डिग्री के अंदर उलट कर देते हैं, 180 डिवाइड बाय पाई करते हैं। ठीक है, ये तरीका है कन्वर्जन करने का, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। जब आप डिग्री से रेडियन में जा रहे तो आपने पाई अपॉन 180 किया था, लेकिन अगर आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो आप 180 पाई बाय करेंगे, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये 2 1 2 290 हो जाएगा। तो आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? 270 डिग्री। तो आपके पास 270 डिग्री आपको है पुट करना है। आप परेशान हो जाएंगे, अब मैंने तो 90 तक याद किया था फॉर्मूला साइन का, तब मैं 270 पे कैसे लेके आऊँ? तो देखिए इसका तरीका क्या है। अब आपने साइन 90 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है। अब साइन 90 के अंदर आप 30 प्लस करें, 90 का 30 प्लस करें कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सही है, और लास्ट वाले में जो है कॉस पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर आपके पास क्या होता है? टेंजेंट होता है। ठीक है, अब मैं बताया तो यहाँ पर ना ये साइन है, ठीक है, ये टेंजेंट है, और ये आपके पास क्या है? कॉस है। ये सारे जो है इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर सारे ही आपके पास पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब जो है यहाँ पर आपके पास एंगल कितना होता है? 90 तक होता है, यहाँ 180 तक होता है, और यहाँ 270 होता है, और यहाँ 360 होता है। ठीक है, अगर आप अब देखिए 90 के अंदर अब यहाँ पे देखिए 60 और 90 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 30 का डिफरेंस है ना। तो आपने 90 के अंदर जब 30 ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आया? 120। आप साइन 120 निकालेंगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा? √3/2 आएगा। अब अगर आप 120 के अंदर 15 ऐड करते हैं, 15 किस तरह ऐड कर रहे हैं कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आप 60 और 45 के दरमियान डिफरेंस देखिए कितना है? 15 है, तो मैंने 120 के अंदर 15 ऐड किया तो 135 हो गया। अब साइन 135 का जो आंसर आएगा ना वो 1/√2 आएगा। ठीक है, अब आप देखें 45 और 30 दरमियान कितना डिफरेंस है? 15 का। मैंने दोबारा 15 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। साइन 150 निकालेंगे, आंसर आपके पास आएगा 1/2। अब आप देखें 30 और 0 में कितना डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है, तो मैंने 30 ऐड किया, 180 हो जाएगा। साइन 180, साइन 180 आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपने करके देख भी लेना है। ठीक है, अब बात आई 180 से ऊपर की। अब दोबारा आप इस तरफ मूव करेंगे। अब 0 और 30 के दरमियान कितना एडिशन हुआ है? 30 का हुआ है, तो आपने 180 के अंदर ऐड करना है तो 210 हो जाएगा। 210 के अंदर आपके पास सब निकालेंगे साइन का, आपके पास वैल्यूज तो सही आएगी, 1/2 तो आएगी, लेकिन माइनस की आएगी। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। तो अब 180 से एंगल बड़ा हो गया तो साइन माइनस का आएगा, तो -1/2। इसी तरह जब आप 15 ऐड करेंगे तो आपके पास 225 हो जाएगा, तो माइनस का 1/√2 आएगा। इस तरह आप इसके अंदर और ऐड करेंगे 15, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 240 क्या आएगा? माइनस का √3/2। फिर आप 30 ऐड करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? साइन 270 और माइनस का 1 जो है आपके पास आएगा। इसका जो है -1 जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये मैंने इतनी लंबी की है आपको समझाने के लिए किस तरह आपने एंगल जो है फाइंड करने हैं साइन के कॉस के। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने एंगल निकाल लेने। और अब यहाँ पर देखें cos 3π/2 गया है, cos 270 है, ये भी cos 270 है। cos 270 जो है हमारे पास 0 हो रहा है। इसको मैं आपको आसान तरीके में समझाऊं कि आपने किस तरह वैल्यूज देखनी है, जिससे मैंने लंबी की थी आपको समझाने के लिए। मैं एक आसान तरीका भी समझा देता हूँ। देखिए शुरू में जाते हुए आपके पास जो वैल्यूज थी वो इस तरह जा रही थी और वापसी में इस तरह आ रही थी। ठीक है, बैकवर्ड में। ठीक है, सिर्फ साइन का ख्याल करना है। अब कॉस के अंदर आपके पास पता है कि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ना नेगेटिव होता है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है कॉस। अगर आप कॉस की वैल्यू देखेंगे ना 0 से 90 तक आपने याद की हुई होंगी। अब कॉस 120 आ जाता है, कॉस 120 आ गया। कॉस 120 का आंसर क्या आएगा? 90 में और 60 के दरमियान। अब यहाँ पर 90 पे आप पहुंच गए, ठीक है, 90 पे आपके पास 0 वैल्यू आपको मिल गई। अगर आप 90 में से 60 के दरमियान डिफरेंस देखें कितना है? 30 का, तो 90 के अंदर 120 जब 30 ऐड किया तो 120 आता है ना, तो 120 पे आपके पास आंसर जाएगा 1/2 आएगा।
और ये माइनस का आएगा। इसकी वजह क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा आपके पास माइनस के अंदर आंसर आता है, और 120 जो है जाहिर है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो इस वजह से जो है इस तरह आपने सवाल को सॉल्व करना होगा। और इसके बाद जो है आपने 1/√2 करना है, तो आप 15 और प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा, ताकि आप माइनस का 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह आप 115 और ऐड करेंगे तो माइनस का √3/2 आएगा, और माइनस का 1 जो है cos 180 पे आएगा। इसी तरह जब आगे की तरफ मूव करेंगे cos 210 आपके पास फिर दोबारा नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसकी वजह क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास cos जो है नेगेटिव होता है, तो आपने -1 यहाँ पुट कर देना है। इस तरह जो है आपके पास cos जो है 3π/2 जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इस तरह आपके पास दो वैल्यूज जो है आ चुकी है। ये होती है ट्रिक, होती है आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको एक दफा ये समझ में आ जाएगी, तो आप इसको जो है विद इन सेकंड जो है सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ये निकल के आया, माइनस से माइनस कैंसिल, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा किसके बराबर होता है, cot अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो cot अल्फा है। ऑप्शंस को देखते हैं अपने, इसके अंदर हमारे पास cot अल्फा डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। होपफुली आपको ये 20 एमसीक्यू जो है समझ में आ गए होंगे, और आपको किसी भी एमसीक्यू के लिए प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, तो हम इसको इंशाल्लाह जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।